Hello friends, I am Utsav Rathor and I welcome you all on my YouTube channel EduScoop. This is our Geography lecture series और इस लेक्चर सीरीज़ में अभी तक हम लोग 2 टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था या जो लोग इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा जियोमॉर्फोलॉजी से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं हमने। पहला था हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ और जो सेकेंड टॉपिक था हमारा टेक्टोनिक्स, वो हमने कवर कर लिया। रिसेंटली टेक्टोनिक्स में हमने 4 थ्योरीज पढ़ी थी। फर्स्ट वन वाज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, देन वी हैव डिस्कस्ड द कन्वेक्शन करंट थ्योरी, after that we have discussed sea floor spreading theory, and the last one was your plate tectonics theory which was the modern one. So recent lecture में हमने वही सब डिस्कस किया था और आज के लेक्चर को उसके आगे बढ़ाएंगे। हम नया टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम पेज और जो है नोट्स के लिए PDF फॉर्म में आप हमारे नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी आपकी कोई क्वेरी है या कोई डिस्कशन के लिए कोई डाउट है तो कोई आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज से, जो हमें हमारा अर्थक्वेक। देखिए, और भी इस चैनल के लिए मेरी कुछ प्लानिंग चल रही है जिसमें एक नया सब्जेक्ट और मैं पैरेलल स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। ये आज कुछ बच्चों ने मुझे अप्रोच किया था, उनको चैनल के बारे में पता चला तो कि सर आप जो है वो बैंकिंग या SSC के लिए भी कुछ स्टार्ट करिए। सो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अनदर कोर्स फॉर बैंकिंग और SSC ऑल्सो। अभी तो हम सिर्फ MPPSC या UPSC पे ही कॉन्सेंट्रेटेड थे, ठीक है। सो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लोगों से शेयर करिए, क्योंकि जो लोग नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। आप लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है तो आगे भी लोगों को बताइए, क्योंकि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सोर्सेज अभी मिल नहीं पा रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस लेक्चर सीरीज़ को लोगों से शेयर करिए। और ट्रस्ट मी, इफ़ यू विल सपोर्ट दिस चैनल, आई विल प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशन फॉर यू। मतलब जितना भी बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लोगों से शेयर करिए एंड वी विल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। आज जो बात करनी है वो करनी है अर्थक्वेक की, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप UPSC की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही। MPPSC में अगर आपने सिलेबस देखा है तो मेंस में आपका जो पेपर फर्स्ट है उसका जो पार्ट B है, जहाँ पे ज्योग्राफी है, उसके फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट बुलेट में आपको अर्थक्वेक अलग से मेंशन मिल जाएगा। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। आज के लेक्चर के कंटेंट क्या क्या है, किन मेन पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे, वो एक थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। व्हाट इज अर्थक्वेक एंड हाउ इट जनरेट्स। देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे फोकस, एपिसेंटर। एक और टर्मिनोलॉजी है आइसोसिस्मिक लाइंस, वो क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। देन कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक क्या होते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक क्यों जनरेट होता है, रीज़न क्या है, उस पर एक डिटेल्ड बात होगी, ठीक है। 4 पॉइंट्स हैं, फॉल्ट जोन्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनिक एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। दीज आर द 4 रीजंस। इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन कैसे होता है ऑन द बेसिस ऑफ फोकस, ठीक है। ये जो फोकस हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे अर्थ का क्लासिफिकेशन कैसे होता है अर्थक्वेक का, वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक पे, ठीक है। ये भी हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2 बार, ठीक है। आज भी उस पर एक डिटेल्ड बात होगी कि अर्थक्वेक जो है वो पर्टिकुलर रीजन्स में ही क्यों डेवलप हुए हैं या वाई सम रीजन्स आर मोर अर्थक्वेक प्रोन, ठीक है। वो सारी बातें डिटेल में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड। अर्थक्वेक से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आज सारी इस लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएंगी। सो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक क्या है, पहले भी बहुत बार मैं इस पर बात कर चुका हूँ। एक थोड़ा सा आइडिया के लिए आपको बता देता हूँ। दिस इज योर सरफेस, लैंड सरफेस, हियर इज द पॉइंट, ठीक है। यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी क्यों रिलीज होती है उसका जो है वो रीज़न हम अभी पढ़ेंगे जब कॉजेज और ऑफ अर्थक्वेक देखेंगे, वाई अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, ठीक है। सो बेसिकली अर्थक्वेक क्या है, ये जो पॉइंट है यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है and it starts moving in all directions like this, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शंस में ऐसी एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी की वजह से अर्थ
जो सरफेस है वो शेक करना स्टार्ट करता है, या जो है यहाँ पे वाइब्रेशंस या ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाते हैं, और यही जो शेकिंग ऑफ अर्थक्वेक है इसी को आप बोलते हैं, ये जो शेकिंग ऑफ अर्थ है इसी को आप बोलते हैं अर्थक्वेक। सो इफ वी डिफाइन अर्थक्वेक, बेसिकली इट इज अ शेकिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ठीक है, अब ये एनर्जी क्यों रिलीज होती है या इसके पीछे रीजंस क्या हैं या फॉल्ट कैसे डेवलप होते हैं, वो इस लेक्चर में एक एक करके हम सारे जो है वो डाउट्स आपके क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स रीड इट व्हाट इट्स रिटन हियर। एंड अर्थक्वेक इज शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस caused by seismic waves or earthquake waves that is generated due to the sudden movement of earth crust, ठीक है, sudden movement of earth crust or the disturbances in the upper mantle। अब एक एक पॉइंट यहाँ पे एक एक बात डील कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, कॉज क्या है इसका, रीजन क्या है, सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स। अब सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स पे एक डिटेल्ड बात हम पहले ही कर चुके हैं जब हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था, उसके सेकंड जो फर्स्ट लेक्चर का सेकंड पार्ट है वहाँ पे हमने डिटेल्ड बात की थी। एक थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अर्थक्वेक वेव्स और सिस्मिक वेव्स जो हैं आर ऑफ टू काइंड्स। द फर्स्ट वन इज बॉडी वेव एंड द नेक्स्ट वन इज सरफेस वेव। देन बॉडी वेव भी दो तरह की होती हैं आपकी, द फर्स्ट इज पी वेव एंड द सेकेंड इज एस वेव, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव। और सरफेस वेव्स जो है वो भी दो टाइप की होती हैं आपकी, आर वेव्स एंड एल वेव्स। ठीक है, ये एक ब्रीफ मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो आप हमारे फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल्ड बात सिस्मिक वेव्स पे मैंने की हुई है। ठीक है, इनकी वजह से जो है वो अर्थ क्रस्ट में कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं, या डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं अपर मेंटल में। अपर मेंटल में डिस्टर्बेंसेस होते हैं कन्वेक्शन करंट और मूवमेंट ऑफ मैग्मा की वजह से। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी में हमने डिटेल में पढ़ा है। सो बेसिकली अर्थक्वेक इज अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी एंड शेकिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू दैट रिलीज ऑफ एनर्जी इज योर अर्थक्वेक। देन अर्थक्वेक को, वेव्स को जो रिकॉर्ड किया जाता है वो किया जाता है सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर पे। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द अर्थक्वेक। ठीक है, सो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड to detect earthquake, so the answer will be seismograph। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम, दैट इज फोकस एंड इपीसेंटर। ठीक है, जिस पॉइंट से, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है या जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिन होता है उस पॉइंट को बोलते हैं आप फोकस ऑफ अर्थक्वेक। और इस फोकस के परपेंडिकुलरली जो पॉइंट अर्थ के सरफेस पे होता है ये होता है आपका इपीसेंटर। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, फोकस जो है वो अर्थ के इनसाइड होता है और इपीसेंटर जो है वो अर्थ सरफेस पे होता है। ठीक है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड फोकस एंड दैट फोकस इज ऑल्सो नोन एज हाइपोसेंटर। एंड द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज योर इपीसेंटर। ठीक है, दोनों चीजें क्या हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी समझेंगे। देन अ लाइन कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन सरफेस वेयर द इंटेंसिटी इज सेम इज आइसोसिस्मिक लाइन। ठीक है, वो मतलब वो लाइन जो उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करे जहां पे सेम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया हो, तो उस लाइन को बोलते हैं आइसोसिस्मिक लाइन। ठीक है, अर्थ सरफेस पे बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको समझा देता हूं मैं। दिस इज योर अर्थ सरफेस, ये एक पॉइंट हो गया ए, ये एक पॉइंट हो गया बी, ये एक पॉइंट हो गया सी और ये एक पॉइंट हो गया डी। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को ये लाइन कनेक्ट कर रही है, सो दिस लाइन विल बी आइसोसिस्मिक लाइन बिकॉज इन चारों पॉइंट्स पे जो है वो सेम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक जो है वो मेजर किया गया है। ठीक है, अब जो है वो फोकस और एपिसेंटर थोड़ा सा डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको। दिस इज द पॉइंट इनसाइड द अर्थ जहां से जो है वो अर्थक्वेक जनरेट हुआ है। देखिए दीज आर द वेव्स, ये वेव्स ऐसे ट्रेवल कर रही हैं इस फॉर्म में। सो यहां से जो है वो अर्थक्वेक जनरेट हुआ था, सो दिस पॉइंट विल बी फोकस और हाइपोसेंटर। और जो इसके जस्ट ऊपर पॉइंट होता है एक अर्थ सरफेस पे, इसको बोलते हैं इपीसेंटर। कंफ्यूज मत होइएगा, फोकस एंड हाइपोसेंटर आर वन पॉइंट एंड इपीसेंटर इज अनदर पॉइंट विच इज ऑन द सरफेस। और एक और टर्म था दैट इज आइसोसिस्मिक लाइंस। ठीक है, सो दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट सी, दिस इज योर पॉइंट डी। ठीक है, ये जो चारों पॉइंट हैं ये अर्थ सरफेस पे हैं। अब ऐसी एक लाइन ड्रॉ की गई
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चारों जो पॉइंट है इन पे सेम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था। सो ये जो लाइन इनको ज्वाइन करेगी इसी को बोलेंगे आप आइसोसिस्मिक लाइन। ठीक है, रिमेंबर दिस टर्म। नेक्स्ट दो और स्केल्स हैं जो अर्थक्वेक को मेजर करने में यूज करते हैं, उनका एक ब्रीफ कंपैरिजन जो है वो इस चार्ट में आपको पता चल जाएगा। द वन इज Richter scale and then another is Mercalli scale. Basically, Richter scale is used to measure the magnitude of earthquake and Mercalli scale is used to measure the intensity of earthquake. ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका मैग्नीट्यूड और एक होता है इंटेंसिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली मैग्नीट्यूड में आप मेजर करते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है और जिससे अर्थक्वेक जनरेट हुआ है, तो वो आप मेजर करते हैं रिश्टर स्केल पे। और अर्थक्वेक ने कितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है अर्थ सरफेस पर, ठीक है, ह्यूमन लाइफ को कितना डिस्टर्ब किया है, जो भी बिल्डिंग्स हैं वो कितनी डिस्टॉर्ट हुई हैं, या जो लैंड सरफेस है वहां पे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो होती है उसकी इंटेंसिटी। सो मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड इन बाय रिश्टर स्केल एंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय मर्केली स्केल। कुछ पॉइंट्स हैं वो भी हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। द इफेक्ट कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, ठीक है, मर्केली स्केल क्या मेजर करता है? जो अर्थक्वेक ने इफेक्ट किया है। और रिश्टर स्केल मेजर करता है जो एनर्जी रिलीज हुई है उस एनर्जी को। कैलकुलेशन किस चीज़ की होती है, कैसे होती हैं? तो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्वेशन कि अर्थ सरफेस पे क्या चेंजेस हुए हैं, ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन ऑब्जेक्ट जो है उन उस स्ट्रक्चर में कितना चेंज हुआ है, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये सब मेजर होता है। और ये जो एक रिश्टर स्केल है इट इज़ अ लॉगरिथमिक स्केल विच मेजर्स द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स जो है उसको लॉगरिथमिकली कैलकुलेट करके आप पूरा जो है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। अब इस स्केल का पैरामीटर क्या है? तो अगर इंटेंसिटी 1 है तो इट इज़ लीस्ट इफेक्टिव और इट इज़ लीस्ट डिस्ट्रक्टिव, या सबसे कम चेंजेस जो हैं वो लीस्ट इंटेंसिटी में होंगे। और अगर 12 इंटेंसिटी है तो टोटल डिस्ट्रक्शन, द होल ह्यूमन लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड, जो भी वहाँ पे बिल्डिंग्स है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इट वेराइज फ्रॉम 1 to 12। और रिश्टर स्केल जो है वो बेसिकली 10+ तो कभी उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, इट वेराइज फ्रॉम 2 to 10। ठीक है, और की जो हर एक पॉइंट की जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। जैसे अ 3 पॉइंटर अर्थक्वेक इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अ 2 पॉइंटर अर्थक्वेक। अगर मैग्नीट्यूड जो है वो 2 मेजर हुआ है और फिर 3 मेजर हुआ है, तो जो 3 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक है वो 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा पिछले वाले अर्थक्वेक से। ठीक है, और लास्ट है इसकी कंसिस्टेंसी, वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम ईपी सेंटर। ठीक है, ईपी सेंटर अभी आपको समझ में आ गया, लेट्स अज्यूम दिस इज द ईपी सेंटर। तो इससे जैसे जैसे आप अलग अलग पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मेजर करेंगे तो वो अलग अलग मिलेंगी आपको, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग, यहाँ अलग और यहाँ अलग। ठीक है, इंटेंसिटी विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम द ईपी सेंटर। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है अलग अलग पॉइंट पे, बट एक अर्थक्वेक के लिए जो मैग्नीट्यूड है उसकी एक ही वैल्यू होती है। एक अर्थक्वेक के लिए जो है वो इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है अलग अलग पॉइंट पे, बट जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, वन वैल्यू इज गिवन फॉर द अर्थक्वेक एज अ होल। जो पूरा अर्थक्वेक है उसके लिए सिर्फ एक ही वैल्यू दी जाती है रिश्टर स्केल पे। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज है, इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। द फर्स्ट वन इज फॉल्ट जोन्स, देन प्लेट टेक्टोनिक्स, नेक्स्ट इज वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक। चारों जो है उन कॉजेज को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉल्ट जोन्स। ठीक है, आप फर्स्ट लेक्चर से जो इस लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं उन्होंने बहुत बार ये वर्ड सुन लिया, फॉल्ट और फॉल्टिंग। ठीक है, आज जो है ये पूरा क्वेरी जो आपका एक सीक्वेंस चल रहा था, मतलब एक जो आपका डाउट चल रहा था कि ये फॉल्टिंग क्या है वो क्लियर हो जाएगा, और फॉल्ट किस टाइप के होते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स हमने पढ़ लिया, तो जो प्लेट्स हैं उनके अलॉन्ग फॉल्ट होना बहुत नॉर्मल बात है। ठीक है, वहाँ फॉल्ट हो सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसे एक मोशन ऑफ मैग्मा है, और जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिफॉर्म हो जाती हैं। तो उस डिफॉर्मेशन की वजह से कहीं कहीं फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो जाती हैं, उन्हीं को बोलते हैं आप फॉल्ट्स। ठीक है, लेट्स रीड इट नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, फॉल्ट जोन्स क्या है और कैसे वो अर्थक्वेक प्रोड्यूस करते हैं वो पढ़ लेते हैं। द इमीडिएट कॉज
of most shallow earthquake is a sudden release along the fault or rupture. ठीक है, ये फॉल्ट क्या है? सडन स्लिपिंग ऑफ रॉक फॉर्मेशन. ठीक है, जो रॉक्स हैं वो सडन स्लिप हो जाती हैं ड्यू टू द कांस्टेंट चेंज इन वॉल्यूम, डेंसिटी, ड्यू टू इंटेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर. अब पता है हमको, जब हम अर्थ के डेप्थ में जा रहे हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से बहुत बार जो इंटीरियर की रॉक्स हैं वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, और एक फॉल्ट डेवलप हो जाता है. उसी फिनोमेना को बोलते हैं फॉल्टिंग, और उसी के अलोंग जो है वो अर्थक्वेक बहुत कॉमन होते हैं. ठीक है, फॉल्ट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मेन फॉल्ट जो है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है. स्टार्ट करते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट से, बिकॉज इट इज़ द ईजी वन. ठीक है, ये आपको दिख रहा है. मान लीजिए यहाँ पे कोई फॉल्ट डेवलप हो गया था ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स. तो ये जो है, ये एक जो पोर्शन है वो इस तरफ मूव करेगा और दूसरा पोर्शन जो है वो इस तरफ मूव करेगा, और इसी फॉल्ट को आप बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. ठीक है, जैसे कल के लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पढ़ी थी, बस उसी का जो एग्जाम्पल है वो है आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बाउंड्रीज के बारे में बात की थी, और यहाँ पे जो है वो अर्थक्वेक एक्टिविटीज आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल जाती हैं. ठीक है, अब ये जो 2 फॉल्ट्स हैं, रिवर नॉर्मल फॉल्ट एंड रिवर्स फॉल्ट, ये आपको ऑलमोस्ट सेम लग रहे होंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस है. इनको समझा देता हूँ कैसे. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इस साइड वाला, जिसको मैं 1 कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मान लीजिए ये बेस है. ठीक है, इस साइड भी यही बेस रहेगा. ठीक है, 1 जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, अगर इसके अलोंग फॉल्ट डेवलप हुआ है और जो दूसरा पोर्शन है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करे. ठीक है, ठीक है, इसको आप नॉर्मली याद रख सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो अगर फॉल करती है तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट ही करेगी ड्यू टू ग्रेविटेशन. सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. तो अगर वो इसके अलोंग डाउनवर्ड मूवमेंट करे, सो इट विल बी ए नॉर्मल फॉल्ट, क्योंकि नॉर्मली चीज़ें हो रही हैं, वो जो है उसका मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा है. बट अभी भी यही बेस है. ठीक है, यही फिक्स है. ठीक है, बट ये वाला जो पोर्शन अलग हुआ है, ये अगर अपवर्ड मूवमेंट कर जाए, ठीक है, क्योंकि एक सडन जर्क फील होता है, एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, जिसकी वजह से जो है वो मूवमेंट अपवर्ड्स हो जाता है, तो उसको आप बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट, क्योंकि ये जो है नॉर्मल कंडीशन के रिवर्स में कुछ हुआ है फिनोमेना. तीनों फॉल्ट आपको समझ में आ गए. नेक्स्ट स्लाइड में और थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं. ठीक है, ये एक ही पिक्चर में तीनों फॉल्ट दिखाए गए हैं. दिस इज योर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ये दिख रहा है, इसका मूवमेंट इस तरफ है और इसका मूवमेंट इस तरफ है. ठीक है, अब ये देखिए, ये फुटवॉल ब्लॉक है. ठीक है, जिसको आप बेस मान सकते हैं. इधर भी यही बेस रहेगा. अब ये बेस तो अपनी जगह फिक्स है, इसके जो दूसरा पार्ट अलग हुआ है, अगर वो डाउनवर्ड मूवमेंट करे तो इट इज नॉर्मल फॉल्टिंग, और ये वाला फॉल्ट अभी भी फिक्स है, ये वाला पोर्शन, बट जो अलग हुआ है वो अपवर्ड मूवमेंट करे तो इट इज अ रिवर्स फॉल्ट. ठीक है, अब इस फॉल्टिंग के अलोंग जो है वो बहुत सारी अर्थक्वेक एक्टिविटीज या सिस्मिक एक्टिविटीज बहुत कॉमन होती हैं. सो दीज फॉल्ट आर वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ अर्थक्वेक. ठीक है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं. अगर कुछ भी है ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप पूछ सकते हैं, इधर ऑन इंस्टाग्राम और ऑन व्हाट्सएप. अब नेक्स्ट जो बात है वो है हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स. ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है अर्थक्वेक का. हावेवर जो लास्ट हमारा लेक्चर था प्लेट टेक्टोनिक्स का, वहां पे हमने डिटेल्ड बात की थी टेक्टोनिक्स पे, कन्वर्जेंट मूवमेंट पे, डाइवर्जेंट मूवमेंट पे, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट पे, और कैसे तीनों मूवमेंट के अलोंग अर्थक्वेक एक्टिविटीज जो हैं वो डेवलप होती हैं, कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, कहाँ पे शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं, कहाँ पे डीप फोकस अर्थक्वेक होते हैं. हम सारी बात कर चुके थे, बट फिर भी इट इज़ वन ऑफ मेन रीजन, तो उसको मैंने यहाँ भी इंक्लूड किया है. उसको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. फॉल्ट हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, तो फॉल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. ठीक है, सो स्लिपिंग ऑफ लैंड अलोंग द फॉल्ट लाइन. ठीक है, अलोंग द कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ठीक है, अब लैंड का मूवमेंट किसके अलोंग? फॉल्ट लाइन के. फॉल्ट हमने पढ़ लिया. अब नॉर्मल फॉल्ट भी डेवलप हो सकते हैं यहीं पे, बट जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, इधर वो कन्वर्जेंट बाउंड्री हो, डाइवर्जेंट बाउंड्री हो, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो, इसके अलाउंग तो फॉल्ट बहुत कॉमनली आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो यहां पर जो है वो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है ड्यू टू दिस फॉल्टिंग. ठीक है, अब तीनों जो फॉल्ट है वो तीनों बाउंड्रीज से एसोसिएटेड है. जैसे रिवर्स फॉल्ट की बात करते हैं, तो दीज आर एसोसिएटेड विद द कन्वर्जेंट बाउंड्री. कन्वर्जेंट बाउंड्री पे जो है वो रिवर्स फॉल्ट मिल जाते हैं आपको. और यहीं पे इस कन्वर्जेंट बाउंड्री पे कल भी हमने डिस्कस किया था कि कन्वर्जेंट बाउंड्री पे अर्थक्वेक और सिस्मिक एक्टिविटीज बहुत कॉमन होती हैं.
तो कन्वर्जेंट बाउंड्री और जहां पर रिवर्स फॉल्ट होता है वहां पे सबसे पावरफुल अर्थक्वेक्स जो है वो आप एक्सपीरियंस करेंगे। दीज अर्थक्वेक आर मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक और इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 या उससे ज्यादा होता है रिश्टर स्केल पे, ठीक है। सो अलोंग द कन्वर्जेंट बाउंड्री और अलोंग द रिवर्स फॉल्ट मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक्स और द मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स आर एक्सपीरियंस्ड एंड ऑल दोज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 और मोर, ठीक है। ये जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं या जो रिवर्स फॉल्ट होते हैं इनके अलोंग जो है वो बहुत पावरफुल अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेंगे। मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स अकर एट सबडक्शन जोन, ठीक है। अब ये सबडक्शन जोन क्या था ये भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, बट अभी इस लेक्चर में भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात उसके बारे में हमको पढ़नी है। सो जो सबडक्शन जोन होता है, यहाँ पे भी एक आइडिया के लिए बता देता हूँ आपको। दिस इज योर वन प्लेट एंड दिस इज योर अनदर प्लेट, दिस इज द कॉन्टिनेंटल वन, दिस इज द ओशनिक, और इनके बीच में जब कन्वर्जेंस होगा तो ये ओशनिक प्लेट जो है वो ऐसे सबडक्ट कर जाएगी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, कॉन्टिनेंटल प्लेट ऐसे हल्की सी राइज हो जाएगी। सो दिस जोन इज नोन एज सबडक्शन जोन, ठीक है। तो इस सबडक्शन जोन के आसपास जो है वो मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे या बहुत कॉमनली आप देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। दिस इज एसोसिएटेड विथ योर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। जो आपकी ट्रांसफॉर्म मूवमेंट है या जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है उसके अलॉन्ग आपको मिल जाएंगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स, और ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल आपको मिलता है सैन एंड्रियास फॉल्ट में। दिस फॉल्ट इज बेसिकली अलॉन्ग द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और जो पैसिफिक प्लेट है उसका मूवमेंट हो रहा है नॉर्थ अमेरिका का जो लोअर साइड है। अभी हम मैप में इसको जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे। वहाँ पे एक बहुत फेमस फॉल्ट है दैट इज सैन एंड्रियास फॉल्ट एंड इट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ठीक है। ये आप गूगल करके भी देख सकते हैं, बहुत बड़ी एक फॉल्ट लाइन आपको देखने को मिलेगी। गूगल पे जस्ट टाइप करिएगा सैन एंड्रियास फॉल्ट और आपको मिल जाएगा। लास्ट जो है वो है आपके नॉर्मल फॉल्ट, और नॉर्मल फॉल्ट जो है वो जनरली आपको देखने को मिलेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री के अलोंग, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो बहुत मतलब मिनिमल जो है वो आपको अर्थक्वेक मिलेंगे, बहुत माइल्ड अर्थक्वेक होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो 7 या उससे कम होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक जो है वो आपको मिलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री के आसपास, जो कन्वर्जेंट बाउंड्री, और कन्वर्जेंट बाउंड्री पे फॉल्ट डेवलप होते हैं रिवर्स फॉल्ट। फिर सेम मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक मतलब जो है वो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आपको मिलेंगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के आसपास। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट आपको जनरली देखने को मिलेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के आसपास, उनका मैग्नीट्यूड भी 8 या उससे ज़्यादा होता है। सैन एंड्रियास फॉल्ट उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और जो नॉर्मल फॉल्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री के आसपास। यहाँ पे जो है वो बहुत माइल्ड अर्थक्वेक्स आप एक्सपीरियंस करेंगे विच आर बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ अराउंड 7, ठीक है। नेक्स्ट 2 रीजन्स और बचे हैं। द फर्स्ट वन इज वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब वॉल्केनिक एक्टिविटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक। कैसे? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मैग्मा इन द मेंटल, ठीक है। कन्वेक्शन करंट की वजह से जो है वो मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है, और मैग्मा जब एरप्ट होता है बाहर आता है तो वो भी बहुत प्रेशर से बाहर आता है, बहुत सीवियर प्रेशर होता है। तो उनकी वजह से भी जो है वो ड्यू टू सडन मतलब ट्रेम्बलिंग हो जाती है या सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, उसकी वजह से भी आपको जो है वो अर्थक्वेक बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। जैसे मिड ओशनिक रिज के आसपास वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी आपको देखने को मिलती हैं और अर्थक्वेक जोन भी मिलता है। कल ही हमने जब वो डिस्ट्रीब्यूशन देखा था मैप में तो हमने आइडेंटिफाई किया था पूरी मिड ओशनिक रिज जो है अटलांटिक ओशन की, वहाँ पे मतलब सिस्मिक एक्टिविटीज़ बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ also can cause earthquake, but the earthquake due to the volcanic activities are generally less severe and limited in extent, ठीक है। जो यहाँ पे earthquakes होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ये बात भी हमने कल पढ़ी थी। मिड ओशनिक रिज के अलॉन्ग कौन सी बाउंड्री है? डाइवर्जेंट बाउंड्री है। वहाँ पर रिजेस बनती है और वहाँ पे शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं, तो those earthquakes are not that much severe। देन यहाँ पे बात कर रहे थे हम, sorry, here it is. Earthquake in the volcanic region are caused by the constant release of elastic strain energy both by tectonic faults and movement of magma, ठीक है। अब जो faults हैं प्लेट बाउंड्रीज के आसपास, वहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट भी है और मूवमेंट ऑफ मैग्मा भी है। जैसे सबडक्शन जोन की जब आप बात करते हैं ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस की, तो सबडक्शन जोन के आसपास वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी बहुत कॉमन है और वहां पर रिवर्स फॉल्ट भी डेवलप हुआ है, तो टेक्टोनिक मूवमेंट भी होगा। तो इन दोनों की वजह से वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा सिस्मिक एक्टिविटीज कॉमनली देखने को मिलती हैं।
एंड द लास्ट वन इज ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक। अब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से आपको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, और उन एक्टिविटीज की वजह से जो है वो अर्थ सरफेस में बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं और अर्थक्वेक जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। जैसे कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे लिखी हुई है, माइनिंग, देन लार्ज स्केल पेट्रोल एक्सट्रैक्शन, दैट इज इट इज डन थ्रू ड्रिलिंग। ठीक है, ड्रिलिंग के थ्रू जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो माइनिंग या डीप अर्थ ड्रिलिंग जो की जाती है, डीप माइनिंग और डीप ड्रिलिंग की जाती है, तो बहुत बार क्या होता है माइनिंग और ड्रिलिंग के अलॉन्ग पे जो है वो फॉल्ट लाइन उनके बीच में आ जाती है। अभी हमने पढ़ा है फॉल्ट लाइन क्या होती है। तो अर्थ के अंदर कहीं पे फॉल्ट लाइन डेवलप है और आप माइनिंग करते हुए वहां तक पहुंच गए, तो वहां पे जो है वो सडन स्लिप ऑफ लैंड हो जाता है या सडन रिलीज ऑफ एनर्जी हो जाता है ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, वहां से एनर्जी रिलीज होती है। सो दीज आर द रीजंस ऑफ ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट में तो एक्सप्लोजन्स होते हैं अर्थ के अंदर, तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से जो है वो एनर्जी सडनली रिलीज होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो अर्थक्वेक या सिस्मिक एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है दैट इज आर्टिफिशियल लेक और रिजर्वायर्स, या जो हम डैम्स बना देते हैं बड़े बड़े। बेसिकली क्या होता है, अर्थ का अपना एक फिनोमेना है कि वो जो है वो अर्थ सरफेस पे वेट को जो है वो बैलेंस किया हुआ है। जैसे कहीं पे माउंटेन्स डेवलप हुए हैं तो कहीं पर रिवर्स हैं, तो जो वेट है अर्थ का वो एक बैलेंस्ड वेट है जिसको आप एक टर्म से डिनोट करते हैं इस फिनोमेना को, वो होता है आइसोस्टेसी। उसको हम एक सेपरेट लेक्चर में कवर कर लेंगे कभी, आइसोस्टेसी क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए कि अर्थ जो है वो अपने आप पे जो सरफेस पे है वो वेट बैलेंस करती है, बट जब आप रिजर्वायर्स या बड़े बड़े डैम क्रिएट कर देते हैं तो वहाँ पे आप अचानक से जो है वो बहुत सारा वेट शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, वाटर का जो है वो आपने वहाँ पे वेट शिफ्ट कर दिया है, उसकी वजह से जो है वो आसपास के रीजन में सिस्मिक एक्टिविटीज जो है वो ओरिजिनेट होने लगती हैं। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक बेस्ड ऑन डीप डेप्थ ऑफ फोकस। ठीक है, बहुत इजी सी बात है यहाँ पे जो अभी लिखी हुई है सामने। जो फोकस हमने पॉइंट पढ़ा था कि फोकस जो है एक पॉइंट होता है अर्थ के इंटीरियर में जहाँ से अर्थक्वेक जो है वो ओरिजिनेट होता है, तो वो फोकस जो है या वो पॉइंट जो है वो किस डेप्थ पे है, उसके बेसिस पे जो है वो अर्थक्वेक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द वन इज शैलो फोकस अर्थक्वेक। अगर फोकस जो है वो 0 से 70 किलोमीटर की डेप्थ में है तो वो जो अर्थक्वेक होगा वो होगा शैलो फोकस। फिर होते हैं आपके इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक का जो फोकस है वो पॉइंट 70 से 300 किलोमीटर के बीच में है तो इट विल बी इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। एंड द लास्ट वन विल बी डीप अर्थक्वेक। अगर वो अर्थक्वेक जो है उसका पॉइंट जो है वो 300 से 700 किलोमीटर के बीच में है, इतनी डेप्थ पे है, तो जो अर्थक्वेक होगा वो होगा डीप फोकस अर्थक्वेक। ठीक है, बस यही बात जो है वो ऊपर लिखी हुई है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फॉर साइंटिफिक पर्पस दिस अर्थक्वेक डेप्थ रेंज फ्रॉम 0 to 700 किलोमीटर्स एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज शैलो फोकस, इंटरमीडिएट फोकस एंड डीप फोकस अर्थक्वेक्स। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी और डाउट है आपका या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आगे की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज वदाती बेनियोफ जोन। अभी जिस सबडक्शन जोन की बात हम कर रहे थे, कॉन्वर्जेंस बाउंड्री पे एक सबडक्शन जोन बनता है, उसी को बोलते हैं वदाती बेनियोफ जोन। ये क्या है ये आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, लेट्स हियर द डायग्राम। इट इज द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर एंड इट इज द योर ओशनिक लिथोस्फीयर। दोनों के बीच में कन्वर्जेंस हो रहा है, ये इस तरफ मूव कर रही थी, ये इस तरफ मूव कर रही थी। तो जो ओशियनिक लिथोस्फीयर है वो सबडक्ट होगी ऐसे। वी हैव स्टडीज दिस इन प्लेट टेक्टोनिक्स, वहाँ पे हमने एक चार्ट के थ्रू पूरा स्टडी किया था, वहाँ जाके आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर को। तो ये जो जोन होता है आपका, यही सबडक्शन जोन को आप बोलते हैं वदाती बेनियोफ जोन। ठीक है, और इसी जोन में जो है वो फिर आइडेंटिफाई किया जाता है आपका फोकस। ठीक है, शैलो फोकस, इंटरमीडिएट फोकस एंड डीप फोकस। ठीक है, जो लोग 3 मार्कर्स प्रिपेयर करते हैं या जो लोग एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज वदाती बेनियोफ जोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो जो सबडक्शन जोन है जहां पे ओशनिक प्लेट सबडक्ट कर रही है अंडरनीथ द कॉन्टिनेंटल फ्लोर, उसी को आप बोलते हैं वदाती बेनियोफ जोन। और इसी वदाती बेनियोफ जोन के आसपास जो है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स या मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो कनेक्टिविटी वाली हैं। ठीक है, ज्योग्राफी जो है वो 2 ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक होता है आपका कॉन्सेप्ट, दूसरी आपकी कनेक्टिविटी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है जहाँ पे हमने एक चार्ट के थ्रू कंपैरेटिव स्टडी की थी, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज,
डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की। अगर आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट पता है और आप उसको यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत ईजिली आपको समझ आएगा। कल मैंने बात की थी कि कन्वर्जेंस जहाँ होगा, जहाँ पे ये जो है ये सबडक्शन जोन बनेगा, यहाँ पे ट्रेंचेस मिलती हैं, ठीक है। ट्रेंचेस के अलॉन्ग होते हैं डीप फोकस अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो अब आप चीज़ों को कनेक्ट करिए, ये वदाती बेनियोफ जोन, यहाँ पे ट्रेंच बनी हुई है, यहीं पे मिलेंगे आपको डीप फोकस अर्थक्वेक्स, और यही जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग या मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स जिनको आप बोलते हैं वो होते हैं। इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है और इसी कन्वर्जेंस बाउंड्री पे रिवर्स फॉल्ट भी डेवलप होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं हम। वदाती बेनियोफ जोन इज अ जोन ऑफ सबडक्शन, ठीक है। बस इसको इसी वन लाइनर में याद रखिएगा। व्हाट इज वदाती बेनियोफ जोन? तो इट इज अ जोन ऑफ सबडक्शन वेयर द ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट अंडरनीथ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये है आपकी 3 मार्क्स की डेफिनेशन एमपीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अलॉन्ग विच द अर्थक्वेक आर वेरी कॉमन। इस वदाती बेनियोफ जोन के आसपास जो है वो अर्थक्वेक एक बहुत कॉमन फिनोमिना है, ठीक है। मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक्स आर सीन अलॉन्ग दिस वदाती बेनियोफ जोन और कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। डिफरेंट मोशन अलॉन्ग द जोन प्रोड्यूसेस न्यूमरस अर्थक्वेक्स, द फोकाई ऑफ विच as deep as 700 kilometers. Vadathi Benioff zone can be produced by slip along the subduction thrust or fault, ठीक है। अब जो ये एक और इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस की बात हमने कल भी की थी, दैट इज हिमालयन कन्वर्जेंस, दैट इज कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, वेयर द यूरेशियन प्लेट कन्वर्ज अलॉन्ग द इंडियन प्लेट। वहीं पे जो है वो हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है, और ये जो है ये एक बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, ठीक है। हिमालयन रीजन दैट इज कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट बाउंड्री और स्लिप फॉल्ट अलोंग द ओशन कन्वर्जेंस और कॉन्टिनेंटल ओशन कन्वर्जेंस। अब ये सबडक्शन जोन कहीं भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो यही सबडक्शन जोन को वदाती बेनियोफ जोन बोलते हैं और इट इज अ वेरी अर्थक्वेक प्रोन एरिया। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है, जिसपे हम पहले भी बात कर चुके हैं। बट कुछ जगह हैं जो ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है, जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक्स डेवलप होते हैं। कुछ रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं होते, तो उनका रीज़न क्या है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बेसिकली 3 रीजन है जो भी कि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है। पहला है आपका दिस सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। ये क्यों डेवलप हुआ है? पैसिफिक प्लेट, अगर आपको लोकेशंस याद हैं कल का प्लेट टेक्टोनिक्स का, आप प्रीवियस लेक्चर से वो लेक्चर पूरा देख सकते हैं जहाँ पे हमने प्लेट्स डिस्कस की थी। तो अगर आपको पूरी लोकेशन याद है, जो आपकी पैसिफिक प्लेट है वो उस तरफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से के साथ जो है वो कन्वर्ज हो रही है, साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ कन्वर्ज हो रही है इधर की साइड में, यहाँ पे जो है वो फिलीपींस प्लेट के साथ में कन्वर्ज हो रही है। तो उसके अलॉन्ग जो पूरी कन्वर्जेंस बाउंड्री है, ठीक है, वहाँ पे ट्रेंचेस फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, पूरी कनेक्टिविटी है। आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। कन्वर्जेंस बाउंड्री के अलॉन्ग ट्रेंचेस फॉर्म होंगी और रिवर्स फॉल्ट डेवलप होंगे, और इन्हीं ट्रेंचेस और रिवर्स फॉल्ट के अलॉन्ग आपको मिलते हैं डीप फोकस अर्थक्वेक, और जो कि बहुत ज्यादा मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक बेल्ट इज सर्कम पैसिफिक बेल्ट which affects many populated coastal region of Pacific Ocean like New Zealand, New Guinea, Japan, Altoona Island, Alaska and western coast of North America and South America. अभी हम मैप में इसको और अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे। The seismic activity is by no means uniform throughout the belt. There are many branches at various points. ठीक है, this point is not important. ठीक है, और इसी सर्कम पैसिफिक बेल्ट के अलॉन्ग बहुत जगह वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी देखने को मिलती है। That's why this region is also known as Pacific Ring of Fire due to the volcanic activities, ठीक है। और जो वर्ल्ड के 68% अर्थक्वेक्स हैं वो इसी सर्कम पैसिफिक बेल्ट या इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। मतलब वर्ल्ड में जितनी सिस्मिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसका 68% जो है वो इसी रीजन में आपको देखने को मिलता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट बेल्ट है वो है आपका एल्पाइन हिमालयन बेल्ट, ठीक है, जो कि हिमालय और एल्प्स माउंटेन वाला जो रीजन है। वी विल आइडेंटिफाई दैट ऑल्सो इन द मैप। The energy released in the earthquakes from this belt about the 15% of world total, ठीक है। so आप देख रहे हैं 68% जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मिल जाता है, 15% एक्टिविटीज जो है वो अल्पाइन हिमालयन बेल्ट में आपको मिल जाती है। सो ये जो दोनों ही रीजन है बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है,
उसके बाद जो एक और रीजन है वो है आपका लास्ट, रिफ्ट वैली ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, ये भी आपको अभी मैप में आइडेंटिफाई करवा दूंगा। सो जो रिफ्ट वैली है ईस्ट अफ्रीका की, वहां पे भी जो है वो बहुत ज्यादा सिस्मिक एक्टिविटीज आपको मिलती हैं। मैप में ही तीनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर पैसिफिक प्लेट, यू कैन सी हियर, दिस इज योर पैसिफिक प्लेट। ठीक है, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका। अब देखो, ये वाली प्लेट का मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, ये वाली प्लेट का मूवमेंट भी इस तरफ हो रहा है, और ये जो आपकी पैसिफिक प्लेट है इसका मूवमेंट इधर इस तरफ हो रहा है, इधर इस तरफ हो रहा है। ठीक है, दिस इज अ सेपरेट डायग्राम, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, सो डोंट लुक एट इट। ठीक है, फिर पैसिफिक प्लेट यहाँ से कन्वर्ज कर रही है। सो ये जो पूरी है ये आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ये जो आपको शो हो रही है यहाँ पे, ये पूरी कन्वर्जेंट बाउंड्री है। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री के अलोंग रिवर्स फॉल्ट डेवलप होंगे, अभी हमने पढ़ा, उसको कनेक्ट करिए यहाँ पे। और रिवर्स फॉल्ट के अलोंग मिलते हैं आपको बहुत मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक जिनका मैग्नीट्यूड होता है 8 या उससे ज़्यादा। ठीक है, फिर ये वाली जो प्लेट है ये है आपकी फिलीपींस प्लेट। ठीक है, यह है फिलीपींस प्लेट है आपकी। ठीक है, यहाँ पे भी कन्वर्जेंस हो रहा है, ये भी पूरी कन्वर्जेंट बाउंड्री है। ठीक है, ये पूरी कन्वर्जेंट बाउंड्री है। तो ये जो पूरा रीजन है जिसको आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, ये वाले रीजन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी भी बहुत कॉमन है और अर्थक्वेक भी मिलते हैं। सो ये एक एरिया बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है, ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन था हमारा एल्पाइन हिमालयन रीजन। ठीक है, पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए। जब मेसोजोइक एरा के पहले की बात कर रहे हैं हम, मेसोजोइक एरा के बाद की, सॉरी, जब जो है वो कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुए थे। ठीक है, तो फिर ये जो है अफ्रीकन प्लेट ये दिख रही है आपको, इंडियन प्लेट जो है वो एक सेपरेट प्लेट हुआ करती थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर की साइड है। तो ये जो इंडियन प्लेट है ये जाके यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। पहले यूरोप और एशिया भी अलग अलग थे, फिर यूरोप एशिया कंबाइन होकर एक यूरेशियन प्लेट बने, और ये जो इंडियन प्लेट है ये जहाँ के यहाँ पे मर्ज हो गई, और इन्हीं की वजह से यहाँ तक एक माउंटेन रेंज जो है वो डेवलप हुई है, जिसको आप बोलते हैं हिमालयन एंड एल्पाइन माउंटेन्स। यहाँ पे देख लीजिए, अब इधर बड़े डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, दिस इज द रीजन, यहाँ से ये जो है ये आपका हिमालयन रीजन है, और यहाँ से जो एक पूरी रेंज डेवलप हुई है यहाँ तक, सो दिस इज अल्पाइन हिमालयन रीजन। और यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ये आपकी इंडियन प्लेट और यहाँ से आपकी यूरेशियन प्लेट में कॉन्वर्ज हुई है, और उसी की वजह से जो है ये अल्पाइन हिमालयन माउंटेन रेंज बनी है। तो इसके अलोंग भी जो है वो सिस्मिक एक्टिविटीज़ बहुत कॉमन है ड्यू टू द कन्वर्जेंस जोन। अराउंड 68% सिस्मिक एक्टिविटी इस रीजन में मिलती है, 15% एक्टिविटी जो है वो वर्ल्ड की इस रीजन में मिल जाती है आपको। दिस इज योर एल्पाइन हिमालयन रीजन। ठीक है, ये है आपकी अरेबियन प्लेट और ये है आपकी अफ्रीकन प्लेट। और एक और जो बात थी आपकी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे एक रिफ्ट वैली डेवलप हुई है। ठीक है, उसके अलोंग भी जो है वो सिस्मिक एक्टिविटी बहुत कॉमन है इस रीजन में। ठीक है, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट रीजन और 3 मेन रीजन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, आज का लेक्चर होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और प्लीज़ इस लेक्चर सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल और इस लेक्चर सीरीज़ के बारे में बताइए। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन ऑल्सो फॉर गेटिंग द अपडेट्स ऑफ आवर फर्दर वीडियोज़। ठीक है, आप हमारा जो है वो इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर फेसबुक पेज एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस लेक्चर के नोट्स भी मैं आपको वहीं अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।